अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। कफ़स तो बाकी रंग किस्त नंबर 11। नावल शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी वीडियोस के नॉवेल्स कैसे लग रहे हैं और इनको शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलें जी स्टार्ट करते हैं। पूरा घर बिरयानी की सहर अंगेज खुशबू से महक रहा था। बरामदे के फर्श पर चटाई बिछाकर सुरेश ने खाना सजाया तो आदम दोनों हाथ मलता नीचे विराजमान हुआ। यार कसम से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे थे। उसने नदीदेपन से कहते ट्रे से चावल निकालते अपने प्लेट में पहाड़ खड़ा किया। परेशान ना हो, पुलिस वालों को ऐसे ही खाने की आदत होती है। अब्रिश जो पानी की बोतल रखने आई थी आदम की प्लेट देखकर होनकों की तरह जुरेज को देखने लगी तो उसने अपनी हंसी काबू करते उसे तसल्ली दी थी। मैं पिछले 2 दिनों से भूखा हूँ, एहसास नाम की कोई चीज़ ही नहीं, बस बातें करवा लो। और भाभी, आप भी हमारे साथ ही बैठकर खाना खा लें, वरना मैं कुछ नहीं छोड़ूँगा। उसने खुले दिल का मुज़ाहिरा करते हुए उसे भी दा खाने की दावत दी। नहीं मुझे अभी भूख नहीं है, आप लोग खाएँ। उसने मुस्कुराते हुए इनकार किया। भूख नहीं है, फिर भी हमारे साथ बैठ तो जाएँ। मैं आपको ज़ुरैज़ की बेवफ़ाई का किस्सा सुनाता हूँ। खाने से इंसाफ करते उसने ज़ुरैज़ की ताकीद को पसे-पुश्त डाला तो अब्रिश कुर्सी पर बैठ गई। तो कोई बकवास की तूने तो धक्के देकर घर से निकाल दूंगा। चुप करके खाना खाओ और निकलो यहाँ से। आदम की कैंची की तरह चलती जुबान देखकर जुरेज ने उसे घूरते हुए धमकी दी तो उसने अपने कानों को हाथ लगाए। तौबा! देखें जरा कैसे आपके सामने मुझसे बदतमीजी कर रहा है। खुद सोचें अकेले में कितना तशद्दुद करता होगा। ये इज्जत है घर आए मेहमान की। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अब कभी मुझसे बात ना करना और दोस्ती भी खत्म ही समझो। मसनूई नाराजगी दिखाते आदम ने जज्बाती तकरीर की तो जुरेज ने अपने दांत पीस लिए। उफ, बैठ जाओ। और 2 दिन से खाना क्यों नहीं खाया? जुरेज ने उसे वापस बैठने का इशारा करते फिक्रमंदी से पूछा। नहीं मतलब खाया था लेकिन बिरयानी तो नहीं खाई थी ना। अब तुम ज्यादा तफ्तीश मत करो और चुप करके खाना खाओ वरना मैं तुम्हारे सारे राज भाभी को बता दूंगा। बात टालते उसने दोबारा धमकी दी जिसे सुनकर अब्रिश ने अब्रू उचकाकर जुरेज को देखा। कौन से राज? उसे आदम की बातों में दिलचस्पी महसूस हुई थी। भाभी, आप खुद बताएं कि क्या हंसते रहने का मतलब ये होता है कि इंसान बहुत खुश है? आदम ने संजीदगी से पूछा तो अब्रिश ने नासमझी से उसे देखा। नहीं, हंसते चेहरों के पीछे दुखी दिल होते हैं जिनकी पहचान किसी को नहीं होती। मैं हर वक्त हंसता मुस्कुराता रहता हूँ लेकिन हकीकत में मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा गम तारी है। मेरी पूरी जात उस एक गम की लपेट में है। उसके पास मेरे दर्द का इलाज था लेकिन ये एक नंबर का खुदगर्ज और बदतमीज इंसान है। दुखी लहजे में कहते आदम ने रोनी शक्ल बनाते जुरेज को कोसा तो उसने अपना सर पकड़ लिया। कौन सा गम? खैरियत तो है? अब्रिश वाकई परेशान हुई। बहुत बड़ा गम है। इतना बूढ़ा हो गया हूँ और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। इस उम्र में तो 6-7 बच्चे हो जाते और मैं अभी तक कुंवारा घूम रहा। इस फजूल आदमी को मैंने जेल से सिर्फ इसलिए निकाला था कि ये मेरी शादी करवाएगा, लेकिन ये अपने वादे से मुकर गया। आप भी कोई रिश्ता देखें ना। आपकी यूनिवर्सिटी में प्यारी-प्यारी लड़कियां आती होंगी। इनमें से ही किसी से मेरी बात चला दें। उसने अपने लहजे में दर्द समो इल्तिजा की थी। अब्रिश उसकी बातें हैरानगी से सुनते खिलखिलाकर हंसी। हद है, सभी मुझ पर हंसते हैं। उसके रद्द-ए-अमल पर बुरा मानते आदम खाने पर झुका, जबकि जुरैज ने अब्रिश को देखा जो बहुत दिनों बाद हंसी थी। अपनी हरकतें ठीक कर लो, रिश्ता खुद ब खुद मिल जाएगा और आप जाकर आराम कर लें, उसके मसाइल मैं हल करता हूँ। आदम को डांटते उसने अब्रिश को वहां से उठाना चाहा तो वो एकदम हंसी रोकते उठी और कमरे में चली गई। तुम सोच समझ के नहीं बोल सकते। हर जगह तुम्हारा मस्खरापन शुरू हो जाता है। मुझे तुम्हें यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। न जाने क्यों जुरेज का उसकी अब्रिश से हंसी मजाक करना बुरा लगा था। तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो भाभी को ही सुनाऊंगा ना। सहर लग रहे हो इस वक्त। जुरेज ने पानी का ग्लास मुंह से लगाते अपना गम गुस्सा कम करने की कोशिश की। तुम भी। उसके गुस्से को खातिर में लाने की बजाय आदम ने बदला लिया लेकिन जुरेज ने कोई जवाब देने की बजाय खामोशी इख्तियार करते अपनी तवज्जो खाने की तरफ मरकूज कर ली। अच्छा सुनो ना। कुछ देर की खामोशी के बाद आदम ने उसे फिर से बुलाया। क्या है? उखड़ा उखड़ा सा जवाब आया। अगर बिरयानी बच गई है तो पैक करके दे दो। बहुत मजे किया। और देख लेना लेग पीस
ابھی اس کی بات منہ میں ہی تھی کہ زریز نے پلنگ سے ایک تکیا اٹھا کر اس کے منہ پر مارا تو اس کا جاندار کہا فضا میں بلند ہوا۔ کیسی ہو جانے من؟ وہ بیڈ پر آڑی ترچھی دیتی تھی جب سجاول نے اس کے بالوں کو پکڑتے نیند سے جگایا۔ وہ درد کی وجہ سے ہڑبڑا کر اٹھی۔ چھوڑو۔ بیڈ پر پیچھے کو کھسکتے اس نے اپنے بال سجاول کی گرفت سے چھڑوانے چاہے تو وہ مکاری سے ہنسا۔ اب تم ویسے بھی میرے کام کی نہیں رہی۔ وہ کیا ہے نا کہ میں کپڑے بھی ایک دو بار استعمال کر کے پھینک دیتا ہوں تو تم تو پھر ایک لڑکی ہو۔ وہ اس کی بے وقوفی کا احساس دلاتے سجاول نے اس کی اجڑی حالت کو دیکھا تھا۔ تو مس المیرا ظفر، میری آپ سے ایک ڈیمانڈ ہے، اگر آپ وہ پوری کر دیں تو میں آپ کو نہ صرف آزاد کر دوں گا بلکہ آپ کے ماں باپ کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس نے دانت نکالتے المیرا کو بالوں سے کھینچ کر اپنی طرف کیا تو وہ بے ہمتی کی وجہ سے تکیے پر ڈھیسی گئی۔ اس کے گھنگریالے بال بکھرے ہوئے تھے جبکہ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور چہرے کی رنگت زرد اسے کئی صدیوں کا مریض بتا رہی تھی۔ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ درد کر رہا تھا، یہاں تک کہ وہ پوری آنکھیں بھی کھول نہیں پا رہی تھی۔ میری جان آنکھیں کھولو ورنہ پھر میں تمہاری آنکھیں کھلواؤں گا۔ اسے گہرے سانس لیتے دیکھ کر سجاول نے سرگوشی کی۔ اس نے ایک بار آنکھیں کھول کر اس فرعون نما شخص کو دیکھا اور پھر غلاظت کے احساس سے آنکھیں موند لیں۔ اس کی گستاخی پر سجاول نے اسے بالوں سے پکڑتے بٹھایا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے دائیں گال پر رسید کیا۔ تمہاری یہ ہمت کہ تم سجاول شاہ کے حکم عدولی کرو؟ تھپڑ مارنے کے بعد اس کا منہ نوچنے سجاول نے اسے چیخنے پر مجبور کر دیا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ کئی دنوں سے جسمانی اذیت کا شکار تھی مگر آج سجاول کے ناخن اس کے گالوں میں پیوست ہوئے تو درد سے بلبلا اٹھی۔ چھوڑوں گا لیکن ایک شرط پر۔ تم نے ایک لڑکی کو فون کر کے کہنا ہے کہ تم اس کی بہت بڑی فین ہو اور اس سے پینٹنگ خریدنا چاہتی ہو۔ وہ تم سے پوچھے گی کون سی پینٹنگ تو کہہ دینا کہ پرندوں کی کوئی بھی پینٹنگ ہو اور اسے اسی فارم ہاؤس کا پتہ بتانا کہ وہ یہاں پر پینٹنگ دینے آئے۔ اس کا نام ابرش احواد ہے اور وہ بہت اچھی پینٹر ہے۔ تو میری جان اگر وہ یہاں آ گئی تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، لیکن اگر تم نے میری بات ماننے سے انکار کیا تو میں تمہاری فیملی کے ساتھ وہ کروں گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اسے اپنے کھیل کا مہرا بنا کر سجاول نے چال چلی تو اس کے ذہن میں ابرش کا چہرہ گھوم گیا۔ اسے یاد تھا کہ بیکری میں ابرش نے اس کے فون میں اپنا نمبر محفوظ کیا تھا۔ نہیں، میں اسے فون نہیں کروں گی۔ اس نے خوفزدہ ہوتے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ کیسے نہیں کرو گی؟ بولو۔ اس کے انکار پر سجاول درندوں کی طرح اس کے چہرے پر مارنے لگا، کبھی بال نوچتا تو کبھی گالوں پر تھپڑ مارنے لگتا۔ ابیحا کے ہونٹوں سے خون نکل کر اس کے ہاتھ کو بھی سرخ کر گیا مگر وہ کوئی اثر لیے بغیر اسے تڑپاتا رہا۔ آخر اس کی سانس اکھڑنے لگی تو وہ بے دم ہو کر بیڈ پر گری۔ بولو اسے فون کرو گی یا نہیں؟ اس پر جھکتے سجاول نے اس کا جبڑا پکڑ کر پوچھا مگر وہ بے سدھ بڑی حیرت زدہ نگاہوں سے اسے تکتی رہی۔ اس کے زخمی چہرے سے خون رس رہا تھا، سانسیں بری طرح اٹک رہی تھی اور الفاظ اندر ہی دم توڑ گئے۔ مجھے سانس نہیں آ رہا، اس نے اکھڑتی سانسوں کے درمیان کہا تو سجاول نے اس کی موت کے خوف سے سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگایا۔ تم نے صرف ایک چھوٹی سی کال کرنی ہے اور میں تمہیں اس اذیت سے نجات دے دوں گا کیونکہ ضد کر کے خود کو تکلیف دے رہی ہو۔ مار کے باوجود ابیحا پر کوئی اثر نہ ہوا تو سجاول نے اب کی بار نرمی اختیار کی۔ میں کسی لڑکی کی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ تم اس کو بھی میری طرح اجاڑ دو گے، اسے بھی میری طرح استعمال کر کے پھینک دو گے اور میں یہ ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ اسے تڑپتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تو سجاول نے ایک مکہ بیٹھ کے گدے پر مارا۔ میں تیزاب سے تمہارا چہرہ مسخ کر دوں گا۔ وہ چلا اٹھی۔ کر دو، ویسے بھی مجھے اب اس چہرے کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ درد سے کہتے آنکھیں بند کر گئی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم فون نہیں کرو گی تو میں اس لڑکی کو یہاں نہیں لا سکوں گا؟ اب دیکھنا میں اسے کیسے یہاں بلاتا ہوں اور تمہاری آنکھوں کے سامنے اسے اذیت دوں گا تاکہ تمہارے سر سے بے دردی کا بخار تو اتر جائے۔ ابیحا پر اس کا زور نہ چلا تو وہ دھمکی دیتے باہر نکل گیا جبکہ ابیحا درد کی شدت سے ہوش و خواص سے بیگانہ ہوتے تاریکی کی دنیا میں چلی گئی۔ شاید زریز کو میرا وہاں بیٹھنا برا لگ گیا ہے، انہیں اتنی سی بات بری لگی تو غزلان کے بارے میں سن کر تو وہ مجھے چھوڑ ہی دیں گے۔ بے چینی سے کمرے میں چکر لگاتے وہ زریز کے رویے پر پریشان ہو رہی تھی۔ جب وہ آدم کو رخصت کرتے کمرے میں داخل ہوا، زریز وہ اسے اندر آتا دیکھ کر رکی اور اس کی طرف آئی۔ جی، وہ ہمتن گوش تھا۔ آپ مجھ سے خفا ہیں؟ اپنی انگلیاں چٹکاتے اس نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں، میں کیوں خفا ہوں گا؟
वो बेनियाजी से कहकर बेड पर बैठा तो अब्रिश चंद पल उसे देखती रही, फिर छोटे छोटे कदम उठाते उसके करीब आ बैठी। सॉरी, मुझे आदम भाई के सामने ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। उसकी नाराजगी के डर से ख्वाम की वजाहत पेश करते अब्रिश ने थूक निकला था। मुझे खुद नहीं पता कि मुझे बुरा क्यों लगा है, हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। जुरैज अपनी कैफियत समझने में नाकाम हुआ तो अब्रिश ने उसके बाजू को पकड़ते अपने और इसके दरमियान का फासला कम किया। क्योंकि आपने मशरक की बीवियों पर रिसर्च जो कर रखी है, इसलिए आपको मेरा किसी से बेतकल्लुफ होना पसंद नहीं आया। उसे किसी बदगुमानी में छोड़ने की बजाय अब्रिश ने उसके कंधे पर सर रखा तो जुरैज ने हैरत से उसे देखा। जब सब कुछ पता है तो फिर उसके कहने पर बाहर ना बैठती। मुझे तो फितरी जलन महसूस हुई, लेकिन उसे अकल नहीं है। कल को किसी के सामने आपसे यूं ही बेतकल्लुफ हुआ तो लोगों ने 100 तरह की बातें बना लेनी है। इसलिए लोगों को पहले दिन से ही उनकी हदूद का एहसास दिला देते हैं, ताकि मुस्तकबिल में कोई मसला ना हो। नरमी से समझाते जुरेज ने आंखें बंद करके उसकी कुर्बत के सुकून को महसूस करना चाहा। वैसे आपको जलन क्यों हुई? अब्रिश ने उसकी बात पकड़ी। आपको ये बात समझ नहीं आएगी क्योंकि आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है। अगर कभी आपको गलती से मोहब्बत हो गई ना, फिर पूछूंगा। उसने ठंडी आह भरते कहा तो अब्रिश ने उसके कंधे से सर उठाया। ताने मार रहे हैं? मेरी ये मजाक? उसके अंदाज पर जुरेज ने मासूमियत से कहा और फिर अपने फोन की तरफ मुतवज्जो हुआ। एक तो ये फोन विलन की तरह मियाँ बीवी के दरमियान में आ जाता है। बदमज़ा होते जुरेज ने उठकर मेज से फोन उठाया और फिर अपने माथे पर हाथ मारा। उफ, मैं तो भूल ही गया था। सुबह भी गसलान ने आपसे बात करने के लिए फ़ोन किया और इस वक्त आप मसरूफ़ थी। मैंने कहा कि बाद में बात करवाता हूँ, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा। ये लें, अब बात कर लें। सुरेश ने उसकी तरफ फ़ोन बढ़ाया तो वो घबरा गई। क्यों? मेरा मतलब है कि वो मुझसे बात क्यों करना चाहता है? मुझे बात नहीं करनी। वैसे भी मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। वो गसलान के ज़िक्र से ही खौफज़दा हो गई थी। मुझे पता है कि आप समल की वजह से उससे नाराज़ हैं, लेकिन एक बार बात तो कर लें। वो अपने रवैये पर शर्मिंदा है और माफ़ी मांगना चाहता है। ये लें, बात करें। कहते हुए उसने फ़ोन अटेंड करके उसे दिया तो उसके हलक में कांटे चुभने लगे। हेलो, जुरेज की तरफ देख के उसकी आवाज़ कांपी। मैं खाना लाता हूँ। जुरेज उससे इशारा करते हुए बाहर निकल गया तो अब्रिश की अटकी हुई सांसें बहाल हुई। हेलो अब्रिश, यार मेरी बात तो सुनो। गससान ने बात का आगाज़ किया तो अब्रिश का खून खौलने लगा। तुम्हारे अंदर ज़रा सी भी इंसानियत बाकी है? मैंने तुम्हारा नंबर ब्लॉक किया तो अब तुम जुरेज के नंबर से कॉल कर रहे हो। कुछ तो खुदा का खौफ करो और कितना गिरोगे। वो इस पर भड़क पड़ी थी। तो मुझे गलत समझ रही हो। मैंने माफी मांगने के लिए फोन किया है। वो अपने लहजे का दुख छुपा न सका। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए और आइंदा जुरेज को फोन मत करना। वो जुरेज की मौजूदगी की वजह से दबे लहजे में चिल्लाई थी। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ अब्रिश। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। ये सच है कि मुझे तुमसे मोहब्बत थी, लेकिन मुझे अपनी इस मोहब्बत को जिद नहीं बनने देना चाहिए था। पता नहीं क्यों मैं भटक गया। तुम्हें हासिल करने की जिद ने मुझे पागल कर दिया था। मगर अब मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा। तो मुझे माफ करने की कोशिश करो, ताकि अगले जहान मेरा हिसाब ज्यादा मुश्किल ना हो। उसके लहजे में नमी घुल गई तो अब्रिश ने सर झटका। मैं तुम्हारे किसी नाटक पर यकीन नहीं करूंगी। वैसे भी अगर मोहब्बत में महबूब की तकलीफ बेचैन न करे तो वो मोहब्बत नहीं, गलत फहमी होती है। और गलत फहमी को जितनी जल्दी दूर कर लिया जाए उतना ही बेहतर है। वो इसकी पिछली हरकतों से वाकिफ होने की वजह से उस पर यकीन नहीं कर पा रही थी। ठीक है, तुम इसे गलतफ़हमी ही समझ लो, लेकिन मैं अब तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊँगा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं सिर्फ़ तुमसे ही नहीं बल्कि अपने आप से भी शर्मिंदा हूँ। उसने तकलीफ़ से कहते फ़ोन बंद किया तो अब्रिश ने गुस्से से फ़ोन मेज़ पर पटका। ये भी इसकी कोई चाल होगी। बदगुमानी से सोचते उसने किचन का रुख किया जहाँ सुरेश उसके लिए अंडा फेंट रहा था। बिरयानी कहाँ गई? क़ज़नान की काल भूलते उसने किसी खदशे के तहत देगचे का ढक्कन उठाया तो खाली देगचा देखकर उसने सदमे से जुरेश को देखा। वो तो आदम। उसने बेबसी से बात अधूरी छोड़ दी। सुरेश, मुझे ये अंडा नहीं खाना है। इतनी मेहनत से 3 घंटे लगाकर मैंने बिरयानी बनाई थी। वो सही मानों में रो देने को थी। वो 2 दिन से भूखा था। सुरेश ने बोलने की जिसारत की। मैं भी सुबह से भूखी थी। मुझे ये नहीं खाना। ये भी अपने दोस्त को ही खिला दे। नाराजगी से कहते वो पैर पटकते अंदर चली गई, जबकि सुरेश ने फ्राइंग पैन में अंडा डालते आदम को जी भरकर गालियां दी जो जाते हुए बचा हुआ खाना पैक करवा कर ले गया था। वो ट्रे में चाय के कप सजाकर लाउंज में आई जहां कुछ औरतें खालदा बेगम से मिलकर ताजियत के लिए आई थी।
انہوں نے چائے میز پر رکھی اور صوفے پر بیٹھ کے خالدہ بیگم کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جو مسلسل رو رہی تھی۔ یہ تو کچھ بتا ہی نہیں رہی نفیسہ بہن، آپ ہی بتائیں کہ آخر اتنی چھوٹی بچی اچانک کیسے چلی گئی؟ ہم نے تو سنا ہے کہ کسی لڑکی کے ساتھ پکڑی گئی تھی اور بدنامی کے ڈر سے خودکشی کر لی۔ ایک عورت نے چائے کا کپ اٹھاتے رازداری سے پوچھا۔ نہیں، آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے۔ سمل نے خودکشی نہیں کی بلکہ دماغ کی نس پھٹنے کی وجہ سے فوت ہوئی ہے، اور ویسے بھی موت عمر دیکھ کر نہیں آتی۔ جس کا جتنا وقت اس دنیا میں لکھا ہے اس نے اتنا ہی گزارنا ہے۔ آپ اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ تماشے کے ڈر سے نفیسہ بیگم نے حکمت عملی سے کام لیا اور خالدہ بیگم کو دیکھا، جو پچھلے کئی دنوں سے زمل کے کردار پر لوگوں کی باتیں سن سن کر نیم مردہ ہو چکی تھی۔ ہاں ہاں، ہماری دعائیں تو بچی کے ساتھ ہی ہیں۔ زمل اچھی خاصی سلجھی ہوئی بچی تھی، لیکن اس کا حمزہ سے میل ملاپ ہمیں شروع سے ہی کھٹکتا تھا۔ اب دیکھیے نا خالدہ بہن، اگر آپ نے شروع سے ہی زمل کو محرم اور نامحرم کا فرق سمجھایا ہوتا تو آج یہ سب دیکھنے کو نہ ملتا۔ بچیوں کی تربیت تو ماؤں کو ہی کرنی ہوتی ہے، ویسے وہ ایسے ہی رسوائی کا سبب بنتی ہیں۔ اب میری ہی بیٹی کو دیکھ لیں، مجال ہے جو برقعے کے بغیر گھر سے باہر نکلے۔ میں نے تو 10ویں جماعت کے بعد ہی اسے گھر بٹھا لیا کہ اس دور میں لڑکیوں کو کالج جانا کسی فتنے سے کم نہیں۔ دوسری عورت نے گفتگو میں حصہ لیتے نہ صرف ان کے زخموں کو کریدا بلکہ اپنی بیٹی کی تعریفیں کرتے انہیں پچھتاوے کی آگ میں جھونک دیا۔ میری بیٹی کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس نے کچھ نہیں کیا تھا، یہ سب افواہیں ہیں، اس لیے ان پر یقین کر کے ہمیں مزید تکلیف نہ دیں۔ خالدہ بیگم نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے فریاد کی۔ ہم جانتے ہیں کہ زمل ایسی نہیں تھی، لیکن اس عمر میں لڑکیاں اکثر بہک جاتی ہیں، اور میرے زمل سے زیادہ حمزہ کا قصور ہے۔ میں اس کی ماں کو بہت باتیں سنا کر آئی ہوں، لیکن وہ اپنے بیٹے کو گناہوں کا الزام ہماری معصوم بچی کے سر ڈال رہی ہے۔ بہت شاطر عورت ہے، بس اللہ بچائے۔ ہمدردی سے کہتے اس عورت نے مصنوعی آنسو بہائے۔ کیا ہو گیا ہے آپ دونوں کو؟ کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ حمزہ خود ابھی بچہ ہے۔ وہ دونوں دوست ہونے کی حیثیت سے بات کر رہے تھے اور بھائی صاحب کو کوئی غلط فہمی ہو گئی۔ کوئی بات ہوئی نہیں، آپ لوگوں نے خواہ خواہ کا پہاڑ بنا لیا۔ وہ مر گئی ہے، کم از کم اب تو اس کو بخش دیں۔ ان کی بڑھتی بدتمیزیوں سے تنگ آتے نفیسہ بیگم نے سختی کا مظاہرہ کیا تو وہ عورتیں چائے رکھ کر کھڑی ہو گئیں۔ معاف کیجیے گا نفیسہ بہن، لیکن پہاڑ وہیں بنتا ہے جہاں کوئی بات ہوئی ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی بچیوں کی تربیت تو اچھی نہیں کی، اب ہم پر بھڑک رہی ہیں۔ چلو سعدیہ، انہیں ہماری ہمدردیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ غصے سے کہتے باہر نکلی تو دوسری عورت نے بھی اس کے قدموں کی پیروی کی، جبکہ خالدہ بیگم اپنا سر پکڑ کر رو دی۔ آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ جب ہم عظمت پر الزامات لگاتے تھے اور وہ اپنی صفائیاں پیش کرتی تھی تو اسے کیسا محسوس ہوتا تھا۔ مجھے اپنا آپ زمل جیسا محسوس ہو رہا ہے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے لوگ زمل کے کردار پر نہیں بلکہ میرے کردار پر باتیں بنا رہے ہیں۔ کاش میں نے زمل پر یقین کیا ہوتا، اسے سینے سے لگا کر کہا ہوتا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب اس بدبخت کی ماں نے اس کے کردار پر یقین نہیں کیا تھا تو یہ پرائے لوگ کیسے کریں گے؟ میں تو ساری عمر اپنی بیٹی کے کردار کی صفائیاں ہی دیتی رہ جاؤں گی۔ وہ کرب سے کہتے اپنے بال نوچ گئی تو نفیسہ بیگم نے انہیں خود سے لپٹایا۔ انہیں یاد تھا کہ زمل بھی تکلیف میں ایسے ہی بال اپنے نوچا کرتی تھی۔ خود کو تکلیف مت دو، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ انہیں تسلی دینے کے لیے الفاظ نہیں ملے تھے۔ اللہ مجھ سے ناراض ہی ہے، اس نے مجھے زمل کی ماں بنایا تاکہ میں اس کا خیال رکھ سکوں، لیکن میں نے اپنی بیٹی کو رون دیا۔ میں کیسی ماں ہوں؟ میں تو ماں کے نام پر دھبا ہوں۔ لوگوں کی باتوں سے زیادہ انہیں اپنے اعمال پر پچھتاوا تھا جو انہیں اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ نفیسہ بیگم نے پانی کا گلاس ان کے منہ سے لگایا تو چوکھٹ پر کھڑا غزلان ان کی تمام باتیں سنتے سست قدموں سے اندر آیا اور ان کے پاس بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ تم کب آئے؟ نفیسہ بیگم نے پوچھا، مگر وہ کوئی جواب دینے کی بجائے اپنی ماں کو دیکھتا رہا۔ غزلان، میرے بچے، مجھے زمل کی قبر پر لے جاؤ، میں تمہیں کئی دنوں سے کہہ رہی ہوں، لیکن تم میری بات ہی نہیں سنتے۔ وہ اب اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے کہہ رہی تھی، میں لے جاؤں گا، لیکن پہلے آپ خود کو تھوڑا سنبھال لیں اور محلے والوں کی باتوں کو دل پر نہ لیا کریں۔ ان لوگوں کو ہماری تکلیف کا احساس نہیں ہے، بے حس لوگ ہیں یہ سب کے سب۔ غزلان نے نفرت سے کہا تو خالدہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بیٹا، یہ تو مکافات عمل ہے، ہم نے زمل کے ساتھ بے حسی دکھائی تھی، اب ہمیں دنیا کی بے حسی سہنی پڑ رہی ہے۔ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ ویسے ایک مزے کی بات بتاؤں، آج آفس میں آغا جان کے ساتھ بہت برا ہوا۔ وہ میرے لیے کمرہ تیار کروانے پر راضی نہیں تھے، اس لیے میں انہیں کی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد ان کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ ماحول کی افسردگی دور کرنے کے لیے بولا تو نفیسہ بیگم نے اسے گھور کر دیکھا۔
तुम अब भाई साहब से बदतमीजी करोगे? वो इसी काबिल हैं फूफो। आपके भाई हैं इसलिए आपको बुरा लग रहा है, लेकिन असल में वो इसी लायक है और मैं अपना हक लिए बगैर पीछे नहीं हटूंगा। वही कज़न से बोला। ठीक है, लेकिन संभल कर रहो क्योंकि वो तुमसे बड़े हैं और इनका तजुर्बा भी ज़्यादा है। इसलिए अभी अपना कारोबार अलग करके तुम सिर्फ अपना नुकसान करोगे। कुछ अर्सा इनके साथ रहो और देखो कि वो कैसे काम करते हैं। फिर अलग होने का सोचना। नफीसा बेगम ने उसे मुखलिसाना मशवरा दिया तो वो सर हिला गया। ओके, अब आप मेरी अम्मी के लिए अच्छी सी चाय बना दें। देखिए ना, रो रो कर क्या हाल कर लिया है। प्यार से कहते हुए उसने बच्चों की तरह अपना सर खालदा बेगम की गोद में रखा तो वो मुस्कुरा दी। जुरेज की भी यही हरकतें हैं। लाती हूँ चाय। उसकी हरकत पर मुस्कुराते नफीसा बेगम उठी, जबकि खालदा बेगम गजनान के पालों में हाथ फेरने लगी थी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपके साथ अमेरिका नहीं जाऊंगी। सुरेश के मुंह से सारी बात सुनने के बाद अब्रिश ने साफ इनकार करते अलमारी से उसके कपड़े निकाल कर बेड पर रखे थे। आप मेरे साथ नहीं जाना चाहती? जुरेश को उसके एतराज पर हैरत हुई। आप भी वहां नहीं जाएंगे? और ये आइला वही है ना जो आपके पीछे पड़ी थी? कपड़ों को हैंगर पर लगाते उसने मशकूक नजरों से जुरेश को देखा, जो सोफे पर बैठा उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, वो बहुत पुरानी बात है। वो टाल गया। कितनी पुरानी? वो टलने वाली नहीं थी। इसने कपड़ों को वहीं छोड़ते अब पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। यार, 2 साल पुरानी बात है और वो मेरे पीछे पड़ी थी, मैं उसके पीछे नहीं पड़ा था। इसलिए बेफिक्र रहें। उसके बिगड़े तासुरात देखकर सुरेश ने तसल्ली दी। तो बस, फिर आप अमेरिका नहीं जाएंगे और ना ही इससे बात करेंगे। आपकी दुश्मनी सजावट से है तो इससे बता लें। ये आयला दरमियान में कहाँ से आ गई? वह चिढ़कर बोली तो सुरेश ने बमुश्किल अपनी हंसी पर काबू पाया। वैसे वो बहुत प्यारी थी, मतलब उसकी सब्ज आंखें। वाह! वो मज़ीद उसे चिढ़ाने के लिए आइला की तारीफ़ करने लगा, तो अब्रिश अपना काम छोड़कर फ़ौरन उसके सामने आ बैठी। मेरी आँखों से भी ज़्यादा प्यारी? वो अपनी आँखें पूरी खोलते उस अंदाज़ से बोली कि जुरैज़ हँसी दबाते मासूमियत से सर अस्पात में हिला गया। ठीक है, फिर यहाँ क्यों बैठे हैं? उसी के पास जाएँ और उसी की आँखों में देखते रहें। वैसे आपको किसी गैर लड़की की आँखें देखते ज़रा शर्म नहीं आई? मैं आपकी बीवी हूँ, मेरी आँखों को तो कभी इतने गौर से नहीं। वो कहते-कहते अपनी बात का मतलब समझते रुके और सुरेश को देखा, जो उसकी शिकायत पर सर मुस्कुराते हुए उसे खींचकर अपने करीब कर चुका था। तो मेरी बेगम ये चाहती हैं कि मैं इनकी आँखों में झाँकूँ? उसने महसूरकुन लहजे में कहा तो उसकी किसी पेशरफ से पहले ही अब्रिश उसे धक्का देकर उसके हिसार से निकलने लगी। आप हैं ही बेशर्म, और अगर इस चुड़ैल से मिलने का इरादा कर भी लिया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो बेचैनी से कहते इससे नजरें मिलाए बगैर धमकाते हुए अलमारी में कपड़े लटकाने लगी, तो उसने अपने चेहरे पर मसलूमियत सजाई। आपको मैं बेशर्म लगता हूँ? ठीक है, अब तो मैं आज ज़रूर आयला से मिलूँगा। वो उसे तंग करने से बाज़ ना आया। सुरेश, तंग ना करें, मुझे अब रोना आ रहा है। वो हार मानते हुए बोली तो जुरैज ने हैरत से उसकी सूरत देखी। मैं मजाक कर रहा था बेवकूफ लड़की। मुझे तो वैसे ही आयला जहर लगती है, लेकिन इससे बात करना जरूरी है। जब तक मुझे इसके ड्रग स्मगलिंग के बिजनेस के बारे में सारी मालूमात नहीं मिल जाती, तब तक मैं सजावल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता। और आपको इसीलिए साथ लेकर जा रहा हूँ ताकि सजावल आप तक पहुंचने की कोशिश न करे। अम्मी तो वैसे भी आगा जान की तरफ ही हैं, तो इस घर को बंद कर देंगे। उसके करीब आते जुरेज ने उसे तफसील से बात समझाई, तो वो मुंह फुलाकर बेड पर बैठी। मुझे जहाज में बैठने से डर लगता है। उसने बेबसी से अपनी मुश्किल का इजहार किया तो जुरेज ने उसके सर पर हल्का सा थप्पड़ लगाया। मैं साथ हूँगा और ये काम छोड़कर कुछ देर आराम कर ले, फिर रात को ड्राइव पर चलेंगे। वो कहकर खुद ही बाकी कपड़े समेटने लगा था। मुझे कहीं नहीं जाना। यहाँ सजावट दाम जान का दुश्मन बना है और आपको ड्राइव की पड़ी है। उसे जुरेज के इत्मीनान पर हैरत थी। चुप कर जाए और ये वाला ड्रेस पहनिएगा। उसकी बात पर कान धरने की बजाय सुरेश ने एक सुर्ख रंग की शर्ट निकालकर उसे दिखाई तो वो खामोशी इख्तियार करते बेड की पुश से टेक लगा गई। समंदर के पानी का शोर हर लम्हे के साथ जोर पकड़ते आसमान पर चमकते चांद की ताबानी में इजाफा कर रहा था। रात के अंधेरे में चांद की मध्यम रोशनी पानी पर अपना अक्स छोड़ती तो समंदर का पानी चंद सातों के लिए ठहर कर अपने आईने में झूमती इस खुशनुमा रोशनी को देखता, जो हर रात उसकी तन्हाई दूर करने आसमान पर चमक उठती थी। फिर एक जोरदार लहर साहिल से टकराकर उसे यह एहसास दिलाती कि सितंबर की इस हसीन रात में सिर्फ चांद ही नहीं, बल्कि दो नफूस भी उसका अकेलेपन दूर करने में कोशा हैं।
वो 2 कदम रेत पर फिसलते आहिस्ता-आहिस्ता समंदर की आगोश में आ रहे थे। वजूद अंधेरे में छुपे होने के बावजूद उनके चेहरों की तमकनीयत दूर से ही दिखाई देती थी। जुरेज अपने जूतों पर नजरें टिकाए ठंडी हवा से अपने सांसों को मुअत्तर कर रहा था और अब्रिश हैरत और बेयकीनी की कैफियत में अपने मुकाबले चलते उस शख्स को देख रही थी जिसके साथ वो खुद को पुरसकून और महफूज महसूस करती थी। वो खामोश थे, लेकिन इन दोनों के दिल हम कलाम होते चांद को भी उनके साथ पर रश्क करने का मौका दे रहे थे। ऐसे क्या देख रही हैं? पुरसकून और खामोश पानियों में जैसे जुरेज की आवाज ने पत्थर फेंककर हलचल मचा दी। वो एकदम चौंकी और खफ्त से अपनी निगाहें उसके चेहरे से हटाते समंदर की लहरों को देखने लगी। समंदर और चांद का इम्तजाज कितना खूबसूरत है ना, जैसे दो मोहब्बत करने वाले एक तस्वीर में यकसां हो गए हों। उसकी गंभीर आवाज अब्रिश के कानों में पड़ी तो उसने नजरों का जाविया बदलते दोबारा उसे देखा। ऐसा करने से उसकी पोनीटेल गर्दन पर झूल रही थी। जी, मैंने ऐसे कई मनाज़िर पेंट किए हैं। ये वाक़ई बहुत हसीन मंज़र है। वो ज़ुरैज़ की आँखों में देखते ना जाने किस चीज़ की तारीफ़ कर रही थी। लेकिन इनके इम्तिज़ाज से ज़्यादा हसीन मिलाप हमारा है। समंदर तो चाँद के बगैर भी सीना चौड़ा किए ज़मीन पर बहता रहता है। लेकिन अब्रिश, उसने बेख्तियार सी कैफ़ियत में उसके हाथ की उँगलियों में अपनी उँगलियाँ धंसाई। मैं आपके बगैर कभी अपना आप कायम नहीं रख सकूँगा। साँस लेने के लिए हवा की ज़रूरत है, लेकिन जीने के लिए मुझे आपकी ज़रूरत है। और मैं अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में आपका साथ चाहता हूँ। वो इसकी सांसें मुंतशिर करते बहके-बहके अंदाज में बोला। अब्रिश इसकी दीवानगी पर महसूर कुन निगाहों से उसके मूँछों और दाढ़ी में लिपटे चेहरे को देखती रही। आज उसकी आंखें बेहद रोशन थीं, इनके कमरे में लगी इस तस्वीर से भी ज़्यादा। बहुत रात हो गई है, घर चलें? कुछ देर सुरेश की नज़रों की तपिश सहने के बाद उसने पूछा। नहीं, हमें वहाँ तक जाना है और अब बहस मत करिएगा, क्योंकि मैं आज आपको भागने नहीं दूँगा। इस पर हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते सुरेश ने समंदर के पानी की तरफ इशारा किया। मैं कब बहस करती हूँ? आप मुझे लॉन्ग ड्राइव का कहकर यहाँ ले आए हैं और अब ऐसी बातें करके मुझे परेशान करें। मुझे आपसे इतनी शर्म आती है और आप? वो कह रही थी मगर सुरेश ने उसके होंठों पर उंगली रखते उसके अल्फाज को अंदर की दबा दिया। आप मुझसे मोहब्बत करती हैं ना? सुरेश ने उसे समझने का मौका दिए बगैर सवाल किया तो उसने सुरेश का हाथ अपने होंठों से हटाया। नहीं, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है आप जैसे फ़िज़ूल इंसान से मोहब्बत करने की? दुनिया में मोहब्बत के अलावा भी बहुत से काम हैं और मेरा आपको भी यही मशवरा है कि ये फ़िल्में देखना बंद कर दें। उसकी गिरफ्त से हाथ छुड़ाते हुए उसकी बेइज़्ज़ती करते आगे की तरफ भागी। अगर अभी मैं यहाँ डूब के मर गया ना फिर आपको एहसास होगा कि आपने एक अच्छे भले इंसान की कदर नहीं की। उसके कहने की देर थी कि अब्रिश के कदम साकित हुए। उसने पलटकर जुरैज़ को देखा जो मज़ाक में बहुत बड़ी बात कह चुका था। अच्छा यार सॉरी मैंने तो बस वैसे ही कहा है। नहीं मर रहा मैं इतनी जल्दी। उसकी आंखों में आंसुओं की चमक और माथे की उभरती रगों को देखते जुरैज़ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने अब्रिश के करीब आते माजरत की। अब्रिश, वो अपने गाल रगड़ते वापस जाने लगी तो जुरैज़ उसे पुकारते पीछे आया। आई एम सो सॉरी। वो भागकर उसके सामने आते कान पकड़कर बोला। मोहब्बत में इंसान मुकाबिल की रूह तक रसाई रखता है और आप आज तक यही नहीं जान पाए कि मेरे दिल में आपके लिए क्या जज्बात हैं। उसने गिला किया तो जुरैज ने चांद की रोशनी में उसके पुरनूर चेहरे को देखा जो रोने की वजह से मजीद हसीन लग रहा था। रूह तक रसाई होने के बावजूद कभी कभी जबान से इजहार सुनना अच्छा लगता है। वो इसके ढके छुपे इकरार पर सरशार होते अपनी मासूम ख्वाहिश का इजहार कर रहा था। क्यों, आपको आंखें पढ़ने का हुनर नहीं आता? नहीं, मैं मासूम हूँ। वो फौरन नफी में सर हिलाते बोला। आपको सब समझ आता है, लेकिन मुझे तंग करना आप अपना फर्ज समझते हैं। वो उसकी स्याह आंखों में देखते अब शिकायत कर रही थी। मैं शरीफुल नफ्स इंसान हूँ, इसीलिए फौरन मोहब्बत का इजहार कर दिया। आपकी तरह नहीं कि दिल में छुपा कर अगले को तड़पाता रहूं। खैर, चलें, अब कहीं से खाना खाते हैं। वो मस्नूई नाराजगी से कहते इसका हाथ पकड़ते गाड़ी तक ले आया। खाने के पैसे कहाँ से आएंगे? वो गाड़ी में बैठते फिक्रमंदी से बोली। ये सोचने आपका काम नहीं है। वो कहकर गाड़ी स्टार्ट करते सड़क पर लाया, जबकि अब्रिश सीट से सर टकराते अफसोस ज़दा निगाहों से उसे देखने लगी। उसके बाल बड़े होने की वजह से कानों तक आ रहे थे और वो स्याह खूबसूरत आंखें सड़क पर मतवज्जो किए सीधा उसके दिल में उतर रहा था। आप मुझसे ये पूछते हैं कि मुझे आपसे मोहब्बत है या नहीं। मैं कैसे बताऊं कि मैं अब खुद को आपके बगैर तसव्वुर भी नहीं कर सकती। ये मोहब्बत नहीं है जुरैज,
یہ عشق ہے جو مجھے آپ سے ہو گیا ہے۔ آپ جب میرا خیال رکھتے ہیں، مجھے بار بار میری خوش نصیبی کا احساس دلاتے ہیں، میرے ارد گرد سائے کی طرح رہ کر میری حفاظت کرتے ہیں، تو مجھے اپنی قسمت پر رشک آنے لگتا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہی دل میں اس سے مخاطب تھے، اور وہ اس کی نظریں خود پر ہونے کے باوجود اس کا طلسم توڑنے کی بجائے ناتعلق ہو کر ڈرائیونگ کرتا رہا۔ جو باتیں ہم دل میں آسانی سے کر لیتے ہیں وہ کسی سے کہنا بہت مشکل ہوتی ہیں، اور میں آپ سے اتنی جھجک محسوس کرتی ہوں کہ محبت کا اظہار کرنا کسی جنگ کے برابر ہو گیا ہے۔ کاش آپ سمجھ سکتے۔ اس معاملے میں خود کو بے بس قرار دیتے اس نے سکون سے آنکھیں بند کی تو زریز نے مسکراتے ہوئے اس کے دیکھا، اور پھر اس کے آرام کے خیال سے گاڑی کی رفتار کم کر دی، جبکہ دور چمکتا چاند ان دونوں کی محبت پر اضطراب سے آسمان پر درج جدائی کی کہانیاں پڑھنے لگا کہ اس نے ہر محبت کا انجام اسی ایک لفظ پر ہوتے دیکھا تھا۔ رات کے پہلے پہر کافی کا مگ سامنے رکھے اور پورے انہماک سے لیپ ٹاپ پر نظر گاڑے میگزین کے لیے اپنی فوٹوگرافی دیکھ رہا تھا، جب خالدہ بیگم اس کے پاس آ بیٹھی۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ غزلان میں مثبت تبدیلی دیکھ کر مطمئن تھی، اسی لیے مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ایک میگزین کے فوٹو کور کے لیے کچھ تصویریں بھیج رہا ہوں، دعا کریں کہ انہیں میری فوٹوگرافی پسند آ جائے، وہ کہتے ہوئے اپنے کام کی طرف ہی متوجہ رہا۔ تم کاروبار کے ساتھ یہ کام کیسے کرو گے؟ خود کو مت تھکاؤ بیٹا۔ وہ زمل کے بعد غزلان کے لیے بہت محتاط ہو گئی تھی۔ غزلان نے اپنا لیپ ٹاپ بند کرتے میز پر رکھا۔ کیا تھکانا امی، زمل اپنے ساتھ میرا سکون بھی لے گئی ہے، روز صبح اٹھتے ہی مجھے کچہرے میں لا کھڑا کرتی ہے، میں اس کی آوازوں اور سسکیوں سے تنگ آ جاتا ہوں، لیکن وہ میرے حواسوں پر چھائی رہتی ہے، اس لیے میں خود کو اتنا مصروف کر لینا چاہتا ہوں کہ مجھے زمل کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہ ملے۔ اس نے افسردگی سے کہا، یہ دکھ صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی کم نہیں ہونے والا تھا۔ میں تمہاری بات سمجھ رہی ہوں، لیکن اپنی صحت کا بھی تو خیال رکھو، اور میری مانو تو شادی کر لو۔ نفیسہ باجی مجھے کچھ لڑکیوں کا بتا رہی تھی، اگر تم چاہو تو ہم بات آگے چلا سکتے ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے اور اداس چہرے کو دیکھ کر بولی۔ کیا ہو گیا ہے امی؟ ابھی زمین کو گئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، اور آپ کو میری شادی کی فکر لگ گئی ہے، اور میری زندگی میں شادی کا کوئی تصور نہیں، اس لیے آئندہ یہ بات نہ کریے گا۔ وہ نظریں چراتے غصے سے کہتے کافی پینے لگا۔ کیوں؟ تم شادی نہیں کرو گے؟ خالدہ بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، اس سب سے مجھے دوری رکھیں، اور آغا جان نے آپ سے کوئی بات تو نہیں کی؟ اس نے جلدی سے بات بدلی۔ وہ کیا کہیں گے؟ جب سے آئے ہیں کمرے میں ہی بند ہے، تمہارے دفتر جانے کے فیصلے نے انہیں شدید صدمہ دیا ہے، کھانا بھی نہیں کھایا، بس 2 بار چائے منگوا چکے ہیں۔ میں اب اتنی بے وقوف ہوں جو آج تک ابرش کو غلط سمجھتی آئی۔ اب آنکھوں سے پٹی اتری ہے تو ہر چیز صاف صاف دکھائی دینے لگی ہے۔ ابرش نے ہماری زمین کا بہت خیال رکھا، اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے۔ آغا جان کے بارے میں بتاتے ہوئے ابرش کے ساتھ کی گئی زیادتی پر شرمندہ ہوئی۔ آمین۔ بس اب آپ سو جائیں، میں بھی تھوڑا سا کام کر کے سو جاؤں گا۔ وہ کہہ کر واپس اپنے کام میں مصروف ہوا تو خالدہ بیگم اسے دعائیں دے کر کمرے سے نکل گئیں، جبکہ اس نے ایک نظر ان کی پشت پر ڈالتے گہرا سانس لیا۔ پتہ نہیں میرے دل سے ابرش کی لا حاصل ہونے کی کسک کب ختم ہوگی۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے اس سے محبت نہیں بلکہ غلط فہمی ہے، شاید ایسا ہی ہو، لیکن کیا غلط فہمیاں اتنی تکلیف دیتی ہیں؟ اس کا دل ہر شے سے کٹا تو وہ کافی ادھوری چھوڑتا اٹھا اور ٹیرس پر آ گیا۔ میں نے صرف زمل کے ساتھ ہی نہیں بلکہ تمہارے ساتھ بھی بہت زیادتی کی ہے، اسی لیے تو آج اتنا بے سکون ہوں، اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بے سکونی سب سے بڑا عذاب ہے۔ آسمان پر نظر گاڑے وہ اپنی دلی کیفیت خود سے بیان کر رہا تھا، جبکہ اس کے دل پر حکمرانی کرتی بے چینی اس کے وجود پر تمسخرانہ ہنستی چلی گئی۔ یہاں کا کھانا تو بہت مہنگا ہوگا، ہم کہیں اور سے کھا لیتے ہیں نا؟ ان کے کھانے سے تو پیٹ بھرنا نہیں ہے، وہ بس 1-2 کروڑ کا بل بن جانا ہے۔ سریش نے ایک ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی روکی تو ابرش نے گاڑی کے شیشے سے باہر جھانکتے فکر مندی سے کہا، لیکن سریش اس کا جواب دینے کی بجائے گاڑی سے اترا اور اس کی طرف آتے دروازہ کھولا۔ شرافت سے اتریں گی یا اٹھا کر لے کر جاؤں؟ اسے وہیں جمع دیکھ کر سریش نے آنکھیں نکالی۔ آپ سمجھ نہیں رہے، اگر میں نے آج یہاں سے کھانا کھا لیا تو پورا مہینہ مجھے یہی افسوس رہے گا کہ اتنے پیسے کیوں ضائع کیے۔ وہ زریز کی سخاوت پر حیران اپنی پریشانی بتا رہی تھی۔ میرے پیسے ضائع کرنے کا آپ کو مکمل اختیار ہے، اس لیے اب ضد مت کریں، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، اس لیے تنگ نہ کریں اور باہر آئیں۔ زریز نے کہا تو وہ گاڑی سے اتری اور ایک نظر اس کی زرد پڑتی رنگت پر ڈالی۔ کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، عجیب سی طبیعت ہو رہی ہے، شاید بلڈ پریشر رو ہے، ابھی کھانا کھاؤں گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔
उसने अब्रिश की परेशानी दूर करते उसे आगे चलने का इशारा किया। खुशामदीद मिस्टर एंड मिसेस जुरैज जासिम। अभी वो दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि रेस्टोरेंट से बाहर निकलते शख्स ने कदरे बुलंद आवाज में इनका इस्तकबाल किया। वो एकदम चौंक गए। अब्रिश जो आगे चल रही थी वहीं रुक गई, जबकि जुरैज ने उसके मुकाबले आते सामने खड़े शख्स को देखा। वो सजावल शाह था, उसका वाहिद दुश्मन, जिसे वो आज पूरे 1 साल बाद देख रहा था। मुझे देखकर खुशी तो हुई होगी, दांतों की नुमाइश करते सजावल ने जुरैज के कंधे पर हाथ रखा तो उसने जवाब में एक मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली। बहुत खुशी हो रही है। वो क्या है ना कि मुझे सलीम लोगों को देखने का बहुत शौक है। इसी के लहजे में कहते सुरेश ने एक झटके से इसका बाजू अपने कंधे से हटाया। तुम्हें क्या लगता है कि जैसे फरार होकर तुम मेरे चुंगल से निकल गए हो? अभी खड़े खड़े तुम्हें ऊपर पहुंचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी बीवी को देखकर तुम पर तरस आता है। एक गहरी निगाह ब्रश पर डालते सजावल ने जुरेज के गुस्से को हवा दी। जाके गाड़ी में बैठे। सजावल की बजाय उसने अब्रिश से कहा, जो नफी में सर हिला गई। अरे वाह, बहुत फर्माबरदार बीवी है। वैसे एक बात बताओ, इस लड़की में तुमने क्या देखा? ना कोई खास शक्ल सूरत है और ना ही कोई दिल लुभाने वाली कोई अदा। वह अभी कुछ और भी बक रहा था कि सुरेश ने खसमनाक होते उसका गिरेबान पकड़ा। सुरेश, उसे छोड़ दे, क्यों तमाशा बना रहे हैं? उसने सचावल के मुंह पर जोरदार मुक्का मारा तो अब्रिश ने इसका बाजू पकड़ने की कोशिश की। जबान बंद करके गाड़ी में बैठे। वो इतने जोर से धाड़ा था कि अब्रिश सहम कर चंद कदम दूर होते भागकर गाड़ी में बैठ गई। वो अंदर से भी उसे देख सकती थी, जो किसी खूंखार जानवर की तरह न सजावल पर टूट पड़ा था। इर्द गिर्द के लोग उसे पीछे खींचते सजावट से दूर करना चाह रहे थे, मगर वो बार बार पलटकर इस पर हमला करता। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी के बारे में बकवास करने की? जब 4 मर्दों ने उसे पकड़कर पीछे किया तो वो फूली हुई सांस से बोलते अपने हाथ छुड़वाकर अपनी शर्ट ठीक करने लगा। मैं तुम्हारी बीवी के जरिए तुम्हें बर्बाद करूंगा। मेरे इंतकाम का इंतजार करो। कुछ आदमियों ने सजावट को पकड़कर जमीन से उठाया तो उसने ढिठाई से कहा, तेरी तो मैं। वह एक बार फिर इसकी तरफ लपका कि आप लोगों ने क्या तमाशा लगाया हुआ है? निकले यहाँ से वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। तभी रेस्टोरेंट के मैनेजर ने बाहर निकलते इन्हें धमकी दी तो सुरेश ने अपने होंठों से बहता खून आस्तीन से साफ करते मुड़कर अब्रिश को देखा, जो गाड़ी में बेचैन बैठी थी। माफी चाहता हूँ सर, आप सब लोगों से भी माजरत। मैनेजर से माजरत करते उसने इर्द गिर्द जमा हजूम से भी माफी मांगी। कोई बात नहीं, आपकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। कैसे बेशर्म लोग पैदा हो गए हैं जो दूसरों की बीवियों के बारे में बात करते सारे शर्म लिहाज भूल जाते हैं। आपने बिल्कुल ठीक किया है। एक जवान आदमी ने सजावट को घूरते जुरेज की तारीफ की। तुम्हें भी देख लूंगा, तुम सबको एक एक करके मारूंगा। इतने लोगों के सामने बेइज्जती होने पर सजावल ने चंदूनी अंदाज में कहा तो समरेश तमस्खराना हंसा। चलो चलो, बड़े आए तुम सबको मारने को। बल्कि अंदर मैं तुम्हें एक मफीद मशवरा देता हूँ कि अपने साथ फौज का जत्था और बंदूक का दस्ता लाजमी रखा करो, क्योंकि तुम में तो इतनी ताकत है नहीं कि खाली हाथ किसी का मुकाबला कर सको। तुम शुरू से ही कमजोर थे और आगे मजीद कमजोर होने वाले हो। इसलिए ये गरूर छोड़कर अपनी अकल का इस्तेमाल कर लो। मुफ्त मशवरा है, देखो, नो फीस। उसे मारकर जुरेज की रूह को तस्कीन मिली तो प्यार से उसके कॉलर दुरुस्त करते बोला, जिसके नतीजे में सजावल ने उसे जोरदार धक्का दिया था। ओह, बुरा लग गया। मरो यहीं। उसकी जख्मी हालत पर हंसते जुरेज गाड़ी की तरफ बढ़ा, जहां आबरिश सांस रोके बैठी थी। पूरा रास्ता खामोशी से गुजारने के बाद वो घर आते ही सोने के लिए लेट गई। सुरेश ने भी उसे मुखातिब करने की बजाय कपड़े बदले और आईने के सामने खड़े होकर अपने फटे हुए होंठ पर दवाई लगाने लगा। आ जानबूझकर कराहते जुरेज ने आईने में दिखाई देते अब्रिश के वजूद को देखा, जिसमें उसकी आवाज से थोड़ी सी हरकत पैदा हुई थी। बहुत मारा है सालिम ने, कसम से बहुत दर्द हो रहा है। रुई से खून साफ करते वो फिर बोला तो अब्रिश अपने चेहरे से चादर हटाती उसके करीब आती उसके हाथ से रुई खींची। फिर उसकी तरफ देखे बगैर खामोशी से उसका जख्म साफ करते दवाई लगाने लगी तो जुरेज ने दोबारा आह करते उसकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश की। अब्रिश ने एक नज़र उसे देखा, फिर ट्यूब का ढक्कन बंद करते मेज पर पटकी और बेड पर जा लेटी। आप नाराज क्यों हैं? नाराज तो मुझे होना चाहिए कि आपने मेरी बात नहीं मानी और वहीं खड़ी रही। वो उसकी हरकत पर संजीदा होते उसके पास आ बैठा तो अब्रिश ने आंखें बंद कर ली। मुझे इस वक्त आपसे कोई बात नहीं करनी, उसने भी अजनबीपन से कहा तो जुरेज चंद पल खामोशी से इसे देखता रहा। जुरेज, प्लीज सो जाए। उसके पास बैठे रहने पर अब्रिश ने कहा, मैं सेहन में जा रहा हूँ, आप सो जाए। अब्रिश के रवैये पर गुस्सा आने के बावजूद खुद पर काबू का पाते वो उठा और बत्ती बुझाकर कमरे की चौखट पार कर गया।
अब्रिश उसके जाने के कुछ देर बाद करवटें बदलती रही, लेकिन चंद लम्हों बाद ही उसकी बेचैनी से उठी और पाँव में जूते अड़सते बाहर आ गई। जहां जुरेज चारपाई पर लेटा अपनी आंखों पर बाजू रखकर सोने की कोशिश कर रहा था, वो छोटे छोटे कदम उठाते चारपाई के पास आए और उसके सरहाने बैठ गई। जुरेज ने बाजू हटाते उसे देखा, जिसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। आपको सजावट से लड़ता देखकर मैं बहुत डर गई थी। अगर उसके पास गन होती और वो आपको मार देता तो क्या होता? आप मेरी हालत नहीं समझ सकते। आप हर जगह मेरी हिफाजत करते हैं, तो मेरा भी फर्ज है कि मैं हर मुश्किल में आपके साथ खड़ी रहूं। मैं इस वक्त आपकी बात मानकर गाड़ी में इसलिए नहीं गई थी, क्योंकि मुझे आपको अकेला नहीं छोड़ना था। कुछ कैफियत बयान कर से बाहर होती हैं जुरेज, और मैं उस खौफ को बयान नहीं कर सकती जो आपकी सजावट से लड़ाई पर मैं महसूस कर रही थी। जिमिल को खो चुकी हूँ, अब आपको खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। बेबसी से कहते उसकी आंखों से चंद आंसू बहकर गालों पर बिखरे तो सुरेश ने बैठते हुए उसके आंसू साफ किए। मैं इतनी जल्दी आपकी जान नहीं छोड़ूंगा, इसलिए आप इस खौफ को दिल से निकाल लें और रोना बंद करें। रोते हो इतनी खौफनाक लगती हैं जैसे किसी इलाके की डायन हो। वो माहौल की उदासी कम करने के लिए बोला तो ब्रश रोते में ही मुस्कुरा दी। लेकिन आपने बहुत जोर से डांटा था। अगली शिकायत तैयार थी। सुरेश ने अपना सर पकड़ा। अच्छा जनाब, आइंदा नहीं डांटूंगा। अभी मेरी आंखें बंद हो रही हैं और भूख की वजह से नींद भी नहीं आ रही। मैं कुछ बना देती हूँ। वो जाने के लिए उठी। नहीं, अब इतनी रात को क्या पकाएंगी? आज खाली पेट ही सो जाऊंगा। आपके लिए किचन में बिस्किट पड़े हैं। वो अब भी अंदर की जाने बढ़ो तो अब्रिश फौरन किचन से बिस्किट का पैकेट ले आई। ये 5 आपके और ये 5 मेरे। ईमानदारी से बिस्किट तकसीम करते उसने जुरेज को कहकहा लगाने पर मजबूर कर दिया। अगले रोज सूरज ढलने के बाद जुरेज नफीसा बेगम को अब्रिश के पास छोड़कर आदम के हमरा फार्म हाउस में पहुंच गया। ये महलनुमा इमारत शहर से दूर एक सुनसान जगह पर बनाई गई थी। सड़क के दोनों अतराफ दरख्तों के झुंड दिखाई दे रहे थे और दूर दूर तक किसी बशर का नामो निशान नहीं था, सवाए उस चौकीदार की जो फार्म हाउस के बाहर चौकन्ना होकर ड्यूटी दे रहा था। वो अपनी गाड़ी लाने के बजाय खुर्शीद की गाड़ी में आए थे ताकि किसी को इन पर शक ना हो, और मतलूबा मकाम से कुछ फासले पर जुरेज ने गाड़ी रोक दी। एक नज़र साथ बैठे आदम पर डालते उसने शीशे से पीछे बैठते खुर्शीद को देखा। इससे आगे हमें पैदल जाना चाहिए। तुम चौकीदार को ये रुमाल सुंघार कर बेहोश करना और अंदर चले जाना। मैं और खुर्शीद घर के बाहर ही रहेंगे। ओके? धूप की वजह से सन ग्लासेस लगाते उसने दोनों को बारी बारी देखा। हाँ हाँ, मुझे पता है, ज्यादा हुक्म ना चलाओ। वैसे भी मैं पुलिस अफसर हूँ। आदम ने उसकी नसीहत पर मुंह बनाते अपनी बर्तरी जाहिर की। तलाक याफ्ता पुलिस अफसर। सुरेश ने आहिस्तगी से उसकी तस्दीक की तो आदम ने खुर्शीद को देखा। देख रहे हो उस्ताद, तुम्हारे दोस्त को बचाकर मुझे क्या मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ ताने। ये एक नंबर का एहसान फरामोश और बेकदरा इंसान है। उसने खुर्शीद से शिकायत करते जुरेज की खूबियां गिनवाई तो उसने अपना सर स्टेरिंग पर मारा। उफ या अल्लाह, मुझे उठा ले। बस बस, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं। जल्दी चलो, फिर लड़की को उसके घर भी तो पहुंचाना होगा। इस पर रहम करते आदम गाड़ी से निकला तो जुरेज और खुर्शीद भी उसके साथ चलने लगे। मैं इस तरफ खड़ा होता हूँ बाबू, तुम वहां चले जाओ। खाली सड़क के किनारे पर चलते खुर्शीद ने एक तरफ इशारा किया तो जुरेज ने सर हिलाया, जबकि आदम दबे कदमों से फार्म हाउस के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था, जहां खड़ा बावर्दी चौकीदार ऊन की वजह से दीवार से टेक लगाए हुए था। चंद कदम मजीद उठाते आदम ने उससे खींचकर दीवार से हटाया और उसके कुछ समझने से पहले ही दवा लगा रुमाल उसके मुंह पर रख दिया। वो कुछ देर आदम की बाजुओं में मचलता रहा और फिर बेहोश होकर ढह गया। उसने चौकीदार को घसीटकर दरवाजे से अंदर कर लिया ताकि कोई ना देख ले, और फिर सामने दरख्त की ओट में छुपे सुरेश को विक्ट्री का निशान देते अंदर दाखिल हुआ। वाह, क्या आलीशान महल है। पाँव अंदर रखते ही उसने महबूब होते घर की तारीफ की और भागते हुए लॉन का इलाका पार करते अंदरूनी इमारत की तरफ आ गया। लेकिन यहाँ आकर उसे हैरत का शदीद झटका लगा जब दो सेहतमंद आदमियों ने उसका इस्तकबाल किया। अरे वाह जनाब, आज तो शिकार खुद चलकर हमारे पास आ गया है। जरा देखो तो आज सूरज कहाँ से निकला है। इनमें से एक आदमी ने तंजिया लहजे में कहा तो आदम जबरदस्ती में हंसा। ओह सॉरी, शायद मैं गलत घर आ गया हूँ। वो असल में मेरी खाला इस इलाके में रहती हैं, लेकिन मुझे इनका घर नहीं मिल रहा था। कोई बात नहीं, आप लोग परेशान ना हो, मैं वापस चला जाता हूँ। इन दोनों के पास बंदूकें देखकर आदम पीठ फेर कर भागने लगा तो एक आदमी ने हवाएं फायर करते उसके इरादे को नाकाम बना दिया। गोली चलने की आवाज। जुरेज जो गर्मी में बाहर खड़ा था आवाज पर एकदम चौकन्ना हो गया और खुर्शीद को इशारा किया।
सजावल तो अभी अपने घर में है, फिर इस वक्त अंदर कौन हो सकता है? जल्दी चलो, कहीं आदम को कुछ ना हो गया हो। घबराकर खुर्शीद से कहते वो अंदर भागा तो खुर्शीद ने भी गन निकालते उसके कदमों की पैरवी की। उम, उम, इन आदमियों ने आदम को रस्सियों की मदद से दरख्त से बांधकर मुंह पर भी पट्टी बांध रखी थी। वो अपने हाथ पैर हिलाते मुख्तलिफ आवाजें निकाल रहा था, मगर वो दोनों इसके इर्द गिर्द मंडलाते उसके हुलिये का जायजा ले रहे थे। सजावत साहब को इत्तला कर दो कि एक आदमी यहाँ घुस आया है। एक ने दूसरे को हुक्म दिया, लेकिन इससे पहले कि वो अमल करता, जुरेज और खुर्शीद ने दोनों को पीछे से दबोच दिया। उनके हाथ से बंदूकें लेते दोनों ने इन पर मुक्कों की बरसात शुरू कर दी थी। वो इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थे। इसने बहुत कोशिश के बावजूद खुद को छुड़ा ना सके। माफ कर दे साहब, हमें जाने दे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। मुसलसल मार खा खा कर एक आदमी ने निठाल होते उसके सामने हाथ जोड़े। बेवकूफ समझ रखा है, तुम लोगों को छोड़ दें ताकि तुम लोग इस सजावल को हमारी इत्तला दे दो। गुस्से से धारते जुरेज ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वो रोने लगा। हम किसी को नहीं बताएंगे, हम तो सजावल के मुलाजिम हैं, इसके घर के रखवाली करके अपना फर्ज पूरा कर रहे थे। दूसरा आदमी बोलो, बकवास बंद करो और हमें इस कमरे तक ले जाओ जहां लड़की को छुपा रखा है। झुककर उसने उठाते जुरेज ने अपने सामने खड़ा किया। कौन सी लड़की? हमें कुछ नहीं पता। वो दोनों एकदम बुखला गए। अभी याद दिलाता हूँ कि कौन सी लड़की। उसका सर बेदर्दी से दीवार पर मारते जुरेज ने साथ खड़े खुर्शीद और दरख्त से बंधे आदम दोनों को हैरान और शश्तर कर दिया। वो मर जाएगा जुरेज, छोड़ो इसे। खुर्शीद ने आगे बढ़कर उसे समझाया। मैं आपको ले चलता हूँ, चले। जुरेज के कुछ कहने से पहले ही उस आदमी ने हाँफती हुई आवाज में कहा, तो जुरेज ने अपने खुश्क होंठों पर जबान फेरते उसे तर किया। तुम इसके पास रुको, मैं अभी लड़की को लेकर आता हूँ। खुर्शीद से कहते वो इस आदमी को पीछे के कॉलर से पकड़े इमारत के अंदर हो गया। लाउंज और एक बड़ा सा हाल पार करने के बाद सीढ़ियां थी, जिनके ऊपर तरतीब से कमरे बने थे। वो आदमी जुरेज को एक कमरे के सामने ले आया। ये इसकी चाबी सिर्फ सजावल साहब के पास ही होती है। वो घबराहट के मारे बोला तो जुरेज ने एक तरफ करते पूरी कुवत से दरवाजे पर पांव मारा। दरवाजा शिद्दत से हिला, मगर इसका ताला अभी नहीं टूटा था। अल्लाह अकबर। थोड़ा पीछे होते जुरेज ने दोबारा धक्का दिया तो एक झटके से खुल गया, लेकिन अंदर का मंजर देखकर वो दरवाजे पर ही ठहर सा गया। ओह नो! वह बेसाख्ता कहते हुए अंदर लपका था।